अभी व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। यस सर। ठीक है, आराम से बातें सुनो, क्या क्या हम कोऑर्डिनेशन में बोल रहे हैं आपको। ठीक है, यस सर। देखो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे सीएफटी। पीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है ये। सेकंड चैप्टर आपका जो पहला चैप्टर है लेंथेनाइट एक्टिनाइट अलग अलग दिया होगा, उसके बाद का जो चैप्टर है सीएफटी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, ये एक्सप्लेन ठीक करता है। है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग कैसी है। जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे मान लो कोई एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है हम K4FeCN। ठीक है, K4FeCN6 ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इनके बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो सीएफटी में बताया गया कि ये कौन सा बॉन्डिंग होता है इनके बीच, वो आयनिक बॉन्डिंग होता है। ठीक है, सीएफटी ने बोला कि इनके बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक, इसके पहले का थ्योरी जो बीएससी सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा था वीबीटी, उसमें ये बोला गया था कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होता है। ठीक है, लेकिन सीएफटी ने उसको कहा कि नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं होता, यहाँ पे जो है आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक, और यस सर। वीबीटी से पहले वर्नर थ्योरी दिया गया था, वर्नर ने दिया था, वर्नर साइंटिस्ट का नाम है। तो वर्नर साहब ने बोला कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये है, इनके बीच जो है दो टाइप के, यानी कि जो मेटल का है वैलेंसी दो टाइप का होता है, और एक तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी, यानी कि आयनिक भी होता है और कोवेलेंट भी होता है। ठीक, तो वो सब हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बस इतना बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। ठीक है, यस सर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं आप जो है बता रहे हैं हम आपको। देखो, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए, हम लोग पूछें कि एसिड क्या होता है, तो आप कहोगे कि जो H+ डोनेट करते हैं एक्वस मीडियम में उसको क्या बोलते हैं हम, एसिड बोलते हैं। एसिड। ठीक है, H+ और Cl यस। माइनस। जो H+ एक्वस मीडियम में, जैसे ही एक्वस मीडियम में यानी कि वाटर में डिजोल्व किया जाए इसको, H+ दे देगा, वो क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, एसिड। और बेस क्या होता है, NaOH। NaOH अगर वाटर में डिजोल्व किया जाए तो क्या करेगा, Na+ और OH माइनस लॉस कर देगा, यानी कि बेस उसे कहेंगे जो OH माइनस दे दे, उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और जो H+ दे दे उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और एसिड को अगर बेस से मिला दिया जाए, अगर एसिड को बेस से हम लोग मिला दें तो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। ठीक है, सॉल्ट। यस सर। एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते, साल्ट बनाते। सॉल्ट। जैसे एक एग्जांपल हम लें कि NaOH ये हमारा बेस है, और NaOH ये हमारा बेस है, प्लस HCl ये हमारा एसिड है। ये बना रहा है क्या, NaCl बना रहा है, और NaCl को हम क्या बोलते, साल्ट बोलते, और सॉल्ट। प्लस क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, साल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे साल्ट। अच्छा ये बताइए आपकी Na है और एक Cl है, कितने कटायन कितने एनायन मिले हुए यहाँ पे, एक सिंगल कटायन एक। है और एक सिंगल एनायन है। ठीक है, एनान। तो इस टाइप के साल्ट को हम लोग बोलते हैं सिंपल टाइप साल्ट, सिंपल साल्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, यस। इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल साल्ट। ठीक है, जिसमें एक टाइप के क्या है, कटायन है, और एक टाइप के एनायन है। ठीक, तो अब इसी की बात की, इसके आगे बढ़ते हैं कि अगर हम यहाँ पे ये ले लें MgCl2, Mg और Cl2, Mg किससे आया होगा, MgOH का होल ट्वाइस से आया होगा। Cl किससे आया होगा, HCl से आया होगा, यानी ये बेसिक पार्ट से आया होगा, ये एसिडिक पार्ट से आया होगा। दोनों मिलकर क्या बना लिए, साल्ट बना लिए। इसमें कितने टाइप के कैटायन और कितने टाइप के एनायन है, तो हम कहेंगे कि एक टाइप के कैटायन एक टाइप के एनायन है। तो इसका भी ये एग्जाम्पल किसका है, सिंपल साल्ट का एग्जाम्पल है। सॉल्ट का। ये क्या है, सिंपल साल्ट का एग्जाम्पल है। ठीक उसी तरह जो है, ठीक इसी तरह जो AlCl3 है, ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सिंपल सॉल्ट का। सिंपल साल्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ठीक ये भी सिंपल साल्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि अब एक से ज्यादा कैटायन और एक से ज्यादा एनायन आ जाए, एक से ज्यादा कैटायन और एक से ज्यादा एनायन आ गए। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि K2SO4 इंटू Al2SO4 का, Al2SO4 का होल थ्वाइस
ये SO4 है, सल्फेट है, इंटू 24H2O, ठीक है। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल ट्वाइस इंटू 24H2O है ये, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि 24H2O है ये, ठीक। तो ये यस सर। फार्मूला अगर पहचान में आ रहा हो तो ये कौन सा फार्मूला है? फिटकरी है फिटकरी ये, का। ठीक है ना। और इस फिटकरी यस। को अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर दें, इस फिटकरी को अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर दें तो ये क्या, कौन कौन से आयन देगा? वाटर में जाने के बाद, वाटर में डिजॉल्व होने के बाद कौन कौन से आयन ये देगा? K+ देगा, ये K+ देगा, K2SO4 माइनस देगा, और क्या देगा? Al पे +3 देगा, ठीक है। और क्या देगा? H+ और OH माइनस देगा, यानी कि वाटर भी टूटेगा। ये सारे के सारे अलग अलग हो गए। अब इसमें एक से ज्यादा देखो कैटायन है और एक से ज्यादा क्या है? एनायन है। तो एक से ज्यादा कैटायन और एनायन मिलकर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किए हुए थे इस, और एक्वस मीडियम में डिसॉल्व होने के बाद ये किसमें टूट गए? अपने सारे आयन में डिसॉल्व हो गए, अपने सारे आयन जो है इसके अलग अलग हो गए। और जब आयन अलग अलग हो रहे हैं तो ये एक से ज्यादा कैटायन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक से ज्यादा एनायन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसे हम बोलेंगे ये डबल साल्ट है, ठीक है। पहले किस टाइप का साल्ट की स्टडी हमने की है? सिंपल साल्ट, और दोबारा स्टडी करेंगे किसके? डबल साल्ट की स्टडी की है, ठीक है। तो यानी कि हम साल्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते, साल्ट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से साल्ट होते हैं? साल्ट जो होता है 2 टाइप का होता है, एक सिंपल साल्ट होता है, एक सिंपल साल्ट होता है, और एक कौन सा साल्ट होता है? डबल सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है, ठीक है। एक सिंपल साल्ट है और एक कॉम्प्लेक्स साल्ट है। अब सिंपल साल्ट तो हम जान रहे हैं क्या क्या होता है, NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, एक मिनट, NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, ठीक है, AlCl3 हो गया। और कॉम्प्लेक्स साल्ट को भी 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, कॉम्प्लेक्स साल्ट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स साल्ट है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट डबल साल्ट और दूसरा पार्ट होगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। देखो इधर जो साल्ट है 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने। पहला कौन सा साल्ट था? सिंपल साल्ट। दूसरा कौन सा साल्ट था? कॉम्प्लेक्स साल्ट। और कॉम्प्लेक्स साल्ट को फिर से डिवाइड किया हमने डबल साल्ट में और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। डबल साल्ट का एग्जांपल हमने लिया था K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, और इसको वाटर में डिजोल्व करने के बाद ये पूरा आयन इसके टूट जा रहे थे और एक से ज्यादा कैटायन एनायन थे, इसलिए इसको क्या बोला गया? कॉम्प्लेक्स साल्ट बोला गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या चीज है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या चीज होता है? जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या चीज होता है? तो देखो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का हम एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता क्या है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लें हम K4FeCN6 ले लिए, ठीक है। जैसे हम सिंपल साल्ट को डिजॉल्व कर रहे थे तो Na+Cl- बना रहा था, Al+3 और Cl- बना रहा था, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को भी हम डिजॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या करेगा? वाटर में डिजॉल्व हो रहा है और डिजॉल्व होने के बाद ये टूटेगा किसमें? ये जो 4 है ना, ये जाएगा इस कॉम्प्लेक्स पे 4- बना लेगा, और यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है यहाँ पे K+ बना लेगा, ठीक है। ये K+ बना लिया, और यहाँ पे देखो FeCN का होल 6 और 4-, ये समझ में आ रहा है इसका कैसे टूट रहा है? यस सर। और यहाँ पे कितने K+ है? यहाँ पे कितने K हैं? 4K है ना, तो ये 4 यहाँ पे जुड़ जाएगा, 4K+, इस टाइप से टूटेगा। यानी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है कि वाटर में डिजॉल्व होने के बाद भी ये अपनी प्रॉपर्टी नहीं लॉस करता। देखो यहाँ पे अब भी कंबाइंड फॉर्म में है,
यानी कि एक Fe 6 CN से जुड़ा हुआ है, एक Fe 6 CN से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये अपनी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं कर रहा है। कहाँ? एक्वस मीडियम में डिजॉल्व होने के बाद। अच्छा, डबल साल्ट का हम लोग पढ़ रहे थे, तो डबल साल्ट में क्या था कि एक्वस मीडियम में डिजॉल्व होने के बाद क्या कर रहा था, अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर दे रहा था, यानी लॉस कि कर सारे दिया। आयन इसके अलग अलग हो जा रहे थे। और यहाँ पे कोई आयन अलग हुए इसके? नहीं ना, नहीं। इसके आयन अलग नहीं हुए। ठीक है, FeCN6 ये अब यानी कि इस जो आयंस वाटर में डिजॉल्व होने पर प्रॉपरली डिजॉल्व ना हो, यानी कि अभी भी वाटर में डिजॉल्व होने के बाद उसका कुछ पार्ट क्या हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया हो, ऐसे टाइप के साल्ट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते, यानी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलते। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो किस टाइप का साल्ट है, डबल साल्ट है कि कॉम्प्लेक्स साल्ट है? तो हम बोलेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट है। ठीक है, यस सर। इतना क्लियर हुआ कि इतना दिमाग यस में सर। बन रहा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है क्या चीज? यस सर। ठीक है, ये हो गया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब हम सीधे बात करते हैं इसके बॉन्डिंग पर। ठीक है, पहले तो थोड़ा सा और बता देते हैं इसके बारे में। जैसे K4FeCN6 लिखा हुआ है, K4FeCN6 लिखा हुआ है, तो ये जो नंबर है ना 6, ये जो नंबर है 6, इसको क्या बोलते हैं बताओ? कोऑर्डिनेट नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं इसको। नंबर। ठीक है, और ये क्या है? सेंट्रल मेटल। मेटल। मेटल आयन है। ठीक है, और ये क्या है? CN जो लिखा हुआ है, लिगेंड। लिगैंड है। ठीक है, और ये क्या है? यस सर। ये क्या है? कैटायन। काउंटर काउंटर कैटायन। कैटायन। आयन। ठीक है, काउंटर यस आयन, सर। कैटायन भी बोल सकते, काउंटर कैटायन, और इधर रहेगा तो काउंटर एनायन बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो यस ये हो सर। गया। अब यानी कि ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, अब जो है इसके हम बात करते कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज होता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि मेटल से कितने लिगैंड जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मेटल से 5 लिगैंड जुड़े होंगे तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? 5। 5 हो जाएगा। 6 अगर लिगैंड जुड़े होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। 7 होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो जाएगा। 8 होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 किसी का होता है, यानी इससे ये पता चल रहा है कि मेटल से, आप उधर से वॉल्यूम ऑफ कर दिया करो, जब बोलना हो तो तुरंत ऑन करो फिर बोला करो, क्योंकि उधर आवाज आ रही है उधर से। यस। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 2 होता है तो जब मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हैं, 2 लिगेंड जुड़े हैं। ठीक है, अब 2 लिगेंड जुड़े हैं तो इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? जैसे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हाँ इसका लीनियर शेप है, इसका ट्राइगोनल प्लेनर है, इसका टेट्राहेड्रल है, इसका पेंटागोनल है, इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। वैसे यहाँ भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर से हम लोग शेप जानेंगे कि इसका शेप क्या है। ठीक है, तो इस CN का जो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 2 होगा तो इसका शेप जो होगा वो लीनियर होगा। ठीक है, लीनियर यानी कि मेटल होगा, ऐसे लिगेंड इससे जुड़ा होगा। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, SP2 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, SP3 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन इसका SP3D होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होगा तो SP3D2 होगा। ठीक है, अब हम स्पेशली फोकस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 पे और कोऑर्डिनेशन 4 पे और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 है ना, यहाँ पे 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन बनेंगे। एक बनेगा DsP2 और एक बनेगा SP3 बनेगा। ठीक है, जब SP3 बनेगा तो इसको हम बोलेंगे इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, और शॉर्ट फॉर्म में जो है कैपिटल T स्मॉल d भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, फुल फॉर्म इसका लिखेंगे टेट्राहेड्रल। ठीक है, और यहाँ पे जब DsP2 होगा तो उस केस में हम लोग बोलेंगे इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा स्क्वायर प्लेनर।
ठीक है, ये होगा स्क्वायर प्लेनर। जब इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है तो इसको बोलेंगे क्या, स्क्वायर प्लेनर। और जब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसको बोलेंगे हम लोग टेट्राहेड्रल बोलेंगे। ठीक है, तो इसका शेप हम दिखा देते हैं कैसा होगा। जैसे जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है ना, तो जैसे मान लो अगर निकिल है और निकिल जो है CO से अटैच है, 4 CO से, तो ऐसे ऐसे 4 CO लगा दो आप। ठीक है, एक स्क्वायर बना दो, इसी को हम बोलते हैं क्या, स्क्वायर प्लेनर। और अगर जो है NiCl4 है तो ऐसे स्ट्रक्चर बना दो, इसका टेट्राहेड्रल बना दो, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यानी कब जो है आपका स्ट्रक्चर जो है हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, कब आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। और जब DsP2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर, और जब sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के BSc थर्ड ईयर के CFT में। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि कैसे। हम केवल उतनी चीज बताएंगे जो BSc थर्ड ईयर में जो है आपका यूज होने वाला है। ठीक है, पूरा डिटेल में BSc सेकेंड ईयर पे नहीं जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ना दो टाइप का भी हाइब्रिडाइजेशन फॉलो होता। एक तो sp3d2 होता, और एक क्या होता, d2sp3 होता। ठीक है, एक sp3d2 है और एक d2sp3 है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है ऑक्टाहेड्रल है, इसका भी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, तो दोनों का, और शॉर्ट फॉर्म में हम OH लिखते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल इसको भी बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल इसको भी बोलेंगे। sp3d2 जो हाइब्रिडाइजेशन है और d2sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये सवाल ये होता है ना कि ये कब होगा और ये कब होगा। ये sp3d2 कब आएगा हाइब्रिडाइजेशन और d2sp3 कब आएगा हाइब्रिडाइजेशन, ये लिगैंड के बेसिस पे आएगा। ठीक है, जैसे बहुत ही लगभग 4 से 5 मिनट में हम पूरा BSc सेकेंड ईयर का एक जो हाइब्रिडाइजेशन वाला पोर्शन है वो रिपीट करने जा रहे हैं। ठीक है, 4 से 5 मिनट का समय लेंगे, ध्यान से सुनना आप। ठीक है, यस सर। देखो, अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम बात करें 6 का, ठीक, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम Fe CN6। ठीक है, FeCN6, ये बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। CN लिगैंड है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यहाँ दो बातें हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती है, या तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है sp3d2, या तो ये हो सकता है d2sp3 भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि ये वाला हाइब्रिडाइजेशन फॉलो करेगा कि ये वाला हाइब्रिडाइजेशन फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये हमको पता करने के लिए हम लिगैंड देखेंगे ध्यान से कि लिगैंड हमारा क्या है, कैसा लिगैंड है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि वीक है। और जो लिगैंड की कैटेगरी है ना वो दो टाइप की है, एक स्ट्रांग फील्ड लिगैंड। ठीक है, माइक ऑन कर लो अभी आप, इसका जवाब दो थोड़ा सा। स्ट्रांग फील्ड यस। लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड, क्या आपको ये पता है कि स्ट्रांग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड क्या होता है? हाँ सर, हाँ जो कि नहीं, बस इतना स्ट्रॉन्ग। बोलो। यस सर। हाँ बताओ। स्ट्रॉन्ग फील्ड स्ट्रांग, लिगेंड में स्ट्रांग फील्ड लिगैंड में क्या? सर, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में रहता है वो उसमें पी पी वाला सब सेल जब फुलफिल हो जाता है तो बाकी डी में आ हम्म जाता है। हम्म मतलब कि डबल करके आ जाता है, और वीक फील्ड लिगेंड रहता है तो नेक्स्ट ऑर्बिटल में चला जाता है। ठीक है, ठीक है, माइक ऑफ करो। अब देखो, हम एक एग्जांपल लिए K4, एक मिनट, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि CO Cl COCl
6, ठीक है, COCl COCl6, और इसको ले लेते हैं -6 उधर जाएगा +6, और यहाँ पे 3 माइनस, ऊपर ले लेते 3 माइनस, क्या हो जा रहा है, 1 मिनट वेट करो। हम एक एग्जांपल लेते COCl6 3 माइनस। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसको यक्स मानेंगे। इस Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है, प्लस एक Cl के ऊपर -1, तो 6 Cl के ऊपर कितना चार्ज, -6, इक्वल टू ये चार्ज कितना है तो -3 लिख दिए, एक्स, और ये -6 -1 इंटू 6 -6, और माइनस और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू -3, तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा -3 और +6 हो जाएगा, तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे +3। ठीक है, इस कोबाल्ट का हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिए, कितना आ गया, CO पे +3 आ गया। ठीक है, अब CO पे +3 आ गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 3d7 4s2। ठीक है, अब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन s2 से निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन d से निकलेगा, तो ये हो जाएगा आर्गन 3d6 4s0। ठीक, अब नेक्स्ट पेज पे हम बना रहे हैं इसको 3d6 4s0। ठीक है, ये याद रखना कि COCl6 है। तो हमारा कोबाल्ट का 3+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया, ये आया 3d6 और 4s0। अब एक काम करते हैं कि ये बताओ 4s0 के बाद भी तो 4p भी तो खाली पड़ा हुआ है और 4d भी खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो d ऑर्बिटल है यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे s ऑर्बिटल है 1, p ऑर्बिटल है 3, d ऑर्बिटल है 5, 1 2 3 4 5। ठीक, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है हम क्या करते हैं, d ऑर्बिटल में फिल कर लेते, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 6। ठीक, ये 6 फिल हो गए। लेकिन अब ये हमें देखना होगा कि CO के साथ कौन से टाइप के लिगेंड अटैच हैं। तो जो CO के साथ जो टाइप ऑफ लिगेंड है वो वीक फील्ड है। ठीक है, वो वीक फील्ड है। कैसे वीक फील्ड है अभी हम बताएंगे। अभी हम ये मान लेते हैं कि जो Cl होता है इसका जो नेचर होता है ये वीक फील्ड नेचर है, और वीक फील्ड नेचर क्या करता है, कोई पेयरिंग नहीं करता, जैसे है वैसे इसको रहने देता। यानी कि अब क्या होगा कि जो CO है, जो हम लोग अभी VBT पढ़ रहे हैं यानी कि BSc सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं हम लोग, VBT में ये कहा गया है कि जो CO है ये मेटल है, और मेटल के पास d ऑर्बिटल वैकेंट होता है। d ऑर्बिटल इतना खाली होता है कि जो Cl है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, CO को डोनेट करेगा, CO को डोनेट करेगा, CO को डोनेट करेगा, CO को डोनेट करेगा। कितने, 6 Cl 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। यानी एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा Cl 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, तीसरा Cl 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। और कहाँ कर रहे हैं, वो मेटल के d ऑर्बिटल में कर रहे हैं। अरे कौन से ऑर्बिटल में कर रहे हैं, 4s में कर रहे हैं, 4p में कर रहे हैं, 4d में कर रहे हैं। यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। कितने Cl ने डोनेट किया, तो 6 Cl ने डोनेट किया। कौन कौन से Cl ने डोनेट किया और कहाँ कहाँ किया, तो यहाँ पे Cl ने किया, यहाँ पे Cl ने डोनेट किया, यहाँ पे डोनेट किया, यहाँ पे डोनेट किया, यहाँ पे डोनेट किया, यहाँ पे डोनेट किया। तो कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए बॉन्डिंग में, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग जब Cl बनाया, यानी जब Cl अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसको, मेटल को, तो कौन कौन से ऑर्बिटल में फिल किया है, एक यस में किया है, एक यस लिख लो। और कितने पी में किया है, 3p में किया है, 3p लिख लो। यहाँ पे कितने डी में किया है, 2d लिखा है, sp3d2 क्या हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आया। इतना आया। यस सर।
ठीक है, अब सेम कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं, बिल्कुल सेम कॉम्प्लेक्स लेंगे, बिल्कुल सेम कॉम्प्लेक्स लेंगे, सीओ है और सीओ के साथ यहीं पे हम सी एन ले लेते हैं। सी एल की जगह हम क्या कर दिए, सी एन कर दिए, बाकी 6 यहीं रहने देते हैं और 3 माइनस यहीं रहने देते हैं। तो क्या होगा, x माइनस सिक्स इक्वल टू -3, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3। यानी कोबाल्ट का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, +3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं, 3d6 आएगा, 4s 0 आएगा। ठीक है, अब फिर से हम इसको वही काम करते हैं जो पहले काम किए थे, इसका हम क्या बना लेते, ऑर्बिटल बना लेते। क्या ऑर्बिटल बनाएंगे, 3d6 और 4s 0। ठीक है, फिर से हम 4p 0 लिखते, फिर से हम 4d 0 लिखते। ठीक है, तो फिर से ऑर्बिटल डायग्राम बनाते, 5 ऑर्बिटल, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल, और इधर 5 ऑर्बिटल। अब देखो ध्यान से क्या होने वाला है, यहाँ पे Cl की जगह Cn आ गया है, और Cn का जो नेचर होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर का ये होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर, और स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर की ये बात होती ना कि ये क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हुए हैं इसमें। देखो Cn जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर का है, पहले तो नॉर्मली ऐसे भरा हुआ था, ठीक है ना, लेकिन Cn जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर के कारण ये इसको ऐसा भरना पसंद नहीं है। ठीक है, ये Cn को चाहिए कि अगर हम ऐसे नॉर्मली इलेक्ट्रॉन भर देना तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, फिर से sp3d2 हो जाएगा। लेकिन जब Cn आया है तो Cn को नहीं पसंद है कि हमको sp3d2 चाहिए, उसको d ऑर्बिटल, ये इनर ऑर्बिटल चाहिए। यानी कि ये जो d ऑर्बिटल दिख रहा है ना दो, ये 3d वाला, ये ऑर्बिटल उसको चाहिए। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल चाहिए, तो ये क्या कराएगा, इसको खाली कराएगा। ठीक है, एक मिनट, ये ऑर्बिटल चाहिए तो ये इसको क्या कराएगा, इसको खाली कराएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो Cn है, इसको 2 ऑर्बिटल ये खाली चाहिए लास्ट के, यानी 3d सीरीज का दो ऑर्बिटल खाली चाहिए। ये क्या करेगा कि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजेगा और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को भी अंदर भेज देगा। ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, बाद में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, d2। और अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑर्बिटल तो इसके क्या हो गए, खाली हो गए। जब 2 ऑर्बिटल खाली हो गए तो अब Cl जो 6 Cl हैं मिलकर इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ डोनेट करेंगे, एक यहाँ डोनेट करेगा, एक यहाँ डोनेट करेगा, एक यहाँ पे डोनेट करेगा, एक यहाँ डोनेट करेगा, एक इधर डोनेट करेगा, एक इधर डोनेट करेगा। तो देखो टोटल 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हाइब्रिडाइजेशन में, d2sp3। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, और वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन। यस सर। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से क्लियर था, यस रिवीजन हो गया होगा। यस सर। हेलो, यस सर। हाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर था पहले से। यस सर। ठीक है, बस जब हम वीक की बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होगा, sp3d2 होगा। जब हम स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, d2sp3 होगा। ठीक है ना, अब यही हमारा कॉन्सेप्ट था किसका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट यही था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बताया गया था कि लिगैंड जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक स्ट्रांग फील्ड होते हैं और एक वीक फील्ड होते हैं। वैलेंस फील्ड थ्योरी में ये बताया गया था कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है वो 2 टाइप के हाइब्रिडेशन फॉलो करता है, DSP2 और sp3। DSP2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, sp3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में ऑक्टाहेड्रल बताया गया, और लिगैंड के बारे में बताया गया। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताया गया। अच्छा एक चीज
यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड कितने हैं? यहाँ जब स्ट्रॉन्ग फील्ड आ गया तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे? जीरो। जीरो हो गए, तो यानी मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यस। ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जो फार्मूला होता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला होता है, म्यू बराबर कितना होता है? अंडर रूट एन प्लस एन एन बोर एन प्लस मैग्नेटॉन। हाँ, एन प्लस टू, ठीक है ना, यस सर। अंडर रूट एन 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 प्लस टू। ठीक, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड यहाँ वन आ जाए तो यहाँ पे वन पुट करें, वन वन प्लस टू, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट थ्री हो जाएगा, और अंडर रूट थ्री का वैल्यू जो होता है 1.732 होता है। ठीक है, तो ये थ्री आ गया। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? जब हम लोग पेयरिंग, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड आया है, पेयरिंग करा लिया है, उसके बाद देखेंगे कि कितने अनपेयर्ड बच रहे हैं। ठीक है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं आया है तो वो पेयरिंग नहीं कराएगा। यानी कि इससे पहले वाला जो एग्जांपल हम लोग लिए थे, 6 इलेक्ट्रॉन डी में भरे हुए थे, तो 4 अनपेयर्ड था। जब 4 अनपेयर्ड था तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट फोर, फोर प्लस टू, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पे चार दो छः, छः चौक 24, अंडर रूट 24, और इसका वैल्यू 4.8 समथिंग हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा आपको ट्रिक बताएं हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए। जब भी अनपेयर्ड की संख्या वन रहे ना, तो सीधे मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू आएगा 1.7 आएगा। एन की वैल्यू टू रहे ना, तो सीधे मैग्नेटिक मोमेंट का जो है वैल्यू आएगा 2.8 आएगा। एन की वैल्यू अगर थ्री रहे ना, तो 3.8 कर देना, फोर रहे ना तो 4.8 कर देना, फाइव रहे ना तो 5.8 कर देना, यानी कि एक बढ़ाओ और एट समथिंग लगा दो, हमेशा सही होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिक है। ठीक, यस। अब देखो वीबीटी में, एक मिनट, वेट, हम एक पीडीएफ शेयर कर रहे हैं। ये पीडीएफ दिख रहा है? नहीं। नहीं दिख रहा? देखो स्क्रीन पे आपके कोई पीडीएफ दिख रहा? यस। स्क्रीन पे भी कोई पीडीएफ दिख रहा है? यस सर दिखा। हाँ ठीक है, बट दिखा तो, लेकिन दूसरा पीडीएफ खुल गया। ये बीएससी थर्ड ईयर क्यों खुल जा रहा है बार बार? बीएससी फर्स्ट ईयर की फाइल है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अरे एक मिनट वेट करो।
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे खुल जा रहे हैं? एक पीडीएफ हमने अभी बनाया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पूरा, उसमें ओ सेट, एक मिनट रुक जाओ, हमें खोलना है बीएससी थर्ड ईयर का, मैं खोल रहा बीएससी सेकेंड ईयर का। सीएफटी नोट्स ये दिख रहा है आपको? यस सर। देखो, सबसे पहला जो सीएफटी का टॉपिक है वह है लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, यानी कि बीएससी सेकंड ईयर जो पोर्शन आपने पढ़ा था वो क्यों फेल हुआ, यानी कि वीबीटी थ्योरी फेल हुआ था। वीबीटी ने केवल क्या किया था ना, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया था, और हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से हाइब्रिडाइजेशन बता दिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर का 6 का ये स्ट्रक्चर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ये स्ट्रक्चर है। वीबीटी में ये बता दिया गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का 2 टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, एक स्क्वायर प्लेनर, एक टेट्राहेड्रल, लेकिन वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया किसी भी चीज का, ठीक है। तो हम सबसे पहले बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, यानी कि वीबीटी जो है थ्योरी ये फेल क्यों हुआ था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक। जो हाइब्रिडाइजेशन बताया, हाइब्रिडाइजेशन से स्ट्रक्चर बताइए, फेल क्यों हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, ये है डू नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लिगैंड, वेदर लिगैंड स्ट्रांग और वीक। वीबीटी में ये नहीं बताया गया ना कि जो लिगैंड होता है वो कब स्ट्रांग का काम कर रहा है, मतलब क्यों स्ट्रांग का काम करता है। जैसे कि स्ट्रांग है, कौन कौन सा स्ट्रांग है, सीएन है, सीओ है, एनओ है, और इसके अलावा जितने भी हैं वीक लिगैंड है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिक लिगैंड भी हैं जो कि स्ट्रांग का काम करते, वो हम बताएंगे जब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक दिन बता देंगे आगे चल के। तो अभी आप इतना याद रखना कि 3 लिगैंड जो होते, कौन कौन से, सीएन, सीओ और एनओ, ये 3 लिगैंड जो होते हैं स्ट्रांग का काम करते हैं, ठीक है। तो बीबीटी में ये नहीं बताया गया कि क्यों ये स्ट्रांग का काम करते हैं, ठीक। इसको एक्सप्लेनेशन कौन दिया ये हम लोग अभी आगे जानेंगे। दूसरा पॉइंट है ही कुड नॉट एक्सप्लेन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रांग फील्ड लिगैंड। इन्होंने वीबीटी में ये भी नहीं एक्सप्लेन किया गया कि जब स्ट्रांग फील्ड आता है तो पेयरिंग क्यों कराता है, यानी कि बाहर के इलेक्ट्रॉन को ये अंदर डी ऑर्बिटल में क्यों भेजता है, क्यों इसको डी टू ऑर्बिटल चाहिए होता है। बाकी जो नॉर्मल लिगेंड आता है तो sp3d2 बन जाता है, लेकिन इसको d2sp3 क्यों चाहिए होता है, ठीक है। ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन वीबीटी में नहीं किया गया था, ठीक। नेक्स्ट, एक मिनट, दूसरा पेज है, तीसरा पॉइंट है, ये पीडीएफ दिख रहा है आपको ना? यस सर। देखो तीसरा पॉइंट, ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके सीएफटी का जो नोट्स है, यही नोट्स आपको हम भेज देंगे, और पॉइंट वाइज पॉइंट जैसे फोटो कॉपी निकलवा लेना, पढ़ लेना, या तो फिर पॉइंट वाइज पॉइंट नोट्स बना लेना। बस इतना तुमको जो कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे और जितना नोट्स में रहेगा, ठीक है ना, उससे क्वेश्चन आपके बाहर का नहीं जाना है, यानी बीएससी थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इतने में आपका सीएफटी का कम से कम 18 से 20 नंबर, 18 से 20 तो कम ही बोल दिए, कम से कम 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपका हो जाएगा 50 में, इसी सीएफटी के चैप्टर से, ठीक है, इसी नोट से हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है इट कुड नॉट एक्सप्लेन कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स। इन्होंने कोई वीबीटी में कोई कलर की बात नहीं किया कि हाँ कि किसी कंपाउंड का कलर जो होता है, यानी डी ऑर्बिटल में कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कलर जो होता है किस वजह से आता है, यहाँ पे कोई बात नहीं किया गया, ठीक है।
कि किसी का कलर येलो आ रहा था, किसी का ग्रीन आ रहा था, किसी का ब्लू आ रहा था, किसी कॉम्प्लेक्स का। तो यहाँ पे वैसे बता दिया गया कि इसका कलर ये है, इसका कलर ये है, लेकिन कोई बात नहीं किया गया कि क्यों आता है। ठीक है, ये हम लोग सीएफटी में पढ़ेंगे, यानी कि बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन डेविएशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देखो, जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट ना, म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल जो डाटा था इससे थोड़ा सा डेविएट कर रहा था, डिफरेंट वैल्यू आ रही थी थोड़ी सी। यहाँ भी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। जब भी कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरी मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन वीबीटी में नहीं किया गया था। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी कि वीबीटी जब फेल हुआ तो एक नया थ्योरी सामने आया कि क्रिस्टल, उस जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। ठीक है, अब देखो नाम से यहाँ पे कुछ पता चल रहा है कि क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब सॉलिड स्टेट में कोई चीज होता है तो तभी तो क्रिस्टल बोलते हैं। जब सॉलिड स्टेट में कोई चीज होता है तभी उसको क्रिस्टल बोलते हैं। तो उसी से यहाँ से जनरेशन हुआ कि कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे मिले जो कि क्रिस्टल फॉर्म में थे, और तो उनकी स्टडी की गई और उनमें ये देखा गया कि ये क्रिस्टल फॉर्म में मिल रहे हैं, तो यानी कि ये इसमें क्या है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। जब भी आयनिक बॉन्ड होता है ना, तो मोस्टली जो भी कंपाउंड होंगे वो सब क्रिस्टल फॉर्मेशन है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो उसको बोला गया सबसे पहले जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी कि इसकी स्टडी विद स्पाइनल स्ट्रक्चर पे की गई थी। ठीक है, इसका टर्म जो दिया गया था, इस दो साइंटिस्ट मिलकर दिए थे। एक को हम एक साइंटिस्ट का नाम देखो, यहाँ साइंटिस्ट का नाम कभी कभी पूछ लेता है, कंपटीशन एग्जाम जो होता है ना, जैसे आप आगे चल के अगर एमएससी करोगी तो वहाँ पे कंपटीशन में जो एमएससी एंट्रेंस के क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लेगा कि सीएफटी किसके द्वारा दिया गया था, तो सीएफटी हैंस बैथे एंड जेएच वैन ब्लैक के द्वारा दिया गया था। ऐसे याद रखना, वैन ब्लैक, वैन ब्लैक एंड बैथे, दो साइंटिस्ट याद कर लो। हम ऐसे पढ़ के याद रखें, वैन ब्लैक एंड बैथे, यानी दो साइंटिस्ट किसको दिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को दिए। ठीक है, एक 1929 में और एक 1935 में। ठीक, अब ये किस पे अप्लाई करते, एक मिनट, ये थ्योरी किस पे, दिस थ्योरी फर्स्ट proposed by Hans Bethe in 1929 and G.H. Van Black in 1935. This theory was originally applied mainly to ionic crystal and therefore called crystal field theory. ये ionic crystal, जैसे हमने बताया कि कोई भी क्रिस्टल के क्रिस्टल पे अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अजम्पशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है। ठीक, इसमें क्या होता, क्या क्या इसमें माना गया, हम यहाँ पे पहले बताते हैं आपको कि इसमें लिगैंड को ना, जैसे ये बोला गया कि हाँ जो है आयनिक बॉन्ड है। सबसे पहले यहाँ पे ये बोला गया कि जो मेटल और लिगैंड के बीच, मेटल और लिगैंड के बीच, मेटल और लिगैंड के बीच यहाँ जो बॉन्डिंग है वो कैसा है, आयनिक है, यानी कि एक पॉजिटिव कैरेक्टर शो कर रहा है और लिगैंड निगेटिव कैरेक्टर शो कर रहा है। ठीक, तो लिगैंड दो टाइप के हो सकते हैं, अरे जो लिगैंड होते हैं दो टाइप से इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तो निगेटिव चार्ज हो ले इस पे, या तो इस पे न्यूट्रल रहे और लोन पेयर रहे। भाई लिगैंड का डिफिनेशन क्या है, एनी मॉलिक्यूल आयन विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हैव टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड क्या, लिगैंड। यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर है और लोन पेयर देने की टेंडेंसी रख रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम लिगैंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब लिगैंड पे चार्ज होगा तो उसको निगेटिव चार्ज स्पीसी बोलेंगे, और उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड, ध्यान से सुनना, ये क्रिस्टल फील्ड, यहाँ से एक नंबर का, दो नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि जो लिगैंड है सीएफटी में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, उसको क्या माना गया है। तो जो लिगैंड है दो टाइप का है, एक तो निगेटिव चार्ज वाला है और एक न्यूट्रल है, यानी कि कोई चार्ज ना हो और लोन पेयर हो। तो निगेटिव चार्ज वाले को हम लोग बोलते हैं पॉइंट डाइपोल, सॉरी पॉइंट चार्ज बोलते, क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। और जो न्यूट्रल वाला है उसको बोलते हैं पॉइंट डाइपोल। ठीक,
3 बातें बोली हैं। देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने केवल 2 से 3 बातें बोली हैं। कौन कौन सी? पहला कि इनके साइंटिस्ट का नाम वेन ब्लैक है एंड वेथे है। दूसरा, मेटल और लिगैंड के बीच में कौन सा बॉन्डिंग है? आयनिक। तीसरा बात यह है कि इसमें लिगैंड को जब नेगेटिव चार्ज लिगैंड है तो पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं, और जब लोन पेयर है तो इसको क्या बोल रहे हैं? पॉइंट डाइपोल बोल रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें हमने यहाँ पे बोली हैं। ठीक है, अब पीडीएफ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे अजम्पशन है कि पहला अजम्पशन क्या था? द सेंट्रल मेटल आयन इज सराउंडेड बाय द लिगैंड which contain one or which contain one or मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही कह रहा है कि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल है लिगेंड से सराउंडेड है। ठीक है, जिनके पास एक से ज्यादा लोन पेयर भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। ठीक। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि द मेटल आयन एंड लिगेंड एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज। देखो यहाँ पे पॉइंट चार्ज, मेटल आयन रिगार्डेड एज पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है ना। और लिगैंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल लिगैंड भी हो सकता है। जब निगेटिव होगा तो पॉइंट चार्ज बोलेंगे, जब न्यूट्रल होगा तो यहाँ नहीं लिखा है, आप लिख सकते हो कि इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट डाइपोल बोलेंगे, है ना। यस सर। ठीक। नेक्स्ट तीसरा है द इंट्रैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगैंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमने कहा ना कि यहाँ पे क्या कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। और आयनिक बॉन्ड में आप जानते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इन and isolated gaseous metal and are all the 5 orbital have the same energy degenerated orbital, however when a complex is formed the ligand is अच्छा, इसको हम अभी बताते हैं आपको। ठीक है, ये क्या होता है कि देखो इधर, जब यहाँ पे क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते? 5 ऑर्बिटल होते। तो ये क्या होता है कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते और लिगैंड के ऊपर या तो लोन पेयर या तो निगेटिव चार्ज होते। तो जब ये क्या करता है, मेटल के ऊपर लिगैंड आके जुड़ता है, यानी कि मेटल से लिगैंड जब आकर कंबाइंड होता है तो ये क्या होते हैं? ये ब्रेक कर जाते हैं। जो डी ऑर्बिटल है ना, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। अब थोड़ा सा हम स्क्रीन यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। अभी जितना तुम्हारे समझ में आ रहा है ना, आवाज मेरी क्लियर हो रही है ना? यस सर। ठीक है, देखो अब जो चीज बताने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में एक 10 नंबर का क्वेश्चन एकदम फिक्स है आना। ठीक है, एकदम 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। जैसा हम बताएंगे, जैसा नोट्स में जैसा बताएंगे वैसे अपने भाषा में एक्सप्लेन कर देना जाके एग्जाम में। ठीक है, अपने भाषा में बोल रहे हैं, जो आपको समझ में आएगा वो जाके एक्सप्लेन कर दोगे एग्जाम में, सीधे आपको 10 नंबर का 10 नंबर, उससे नीचे कोई काट नहीं पाएगा। ठीक। देखो यस सर। होता ये है कि यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बोला गया, जो मेटल लिगैंड से जुड़ता है वो टोटली आयनिक होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो ये बताओ, कोई भी चीज है, मेटल पॉजिटिव है, लिगैंड है, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है। ये क्या करेगा? जब मेटल लिगैंड से जुड़ने जाएगा तो ये क्या अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा? कौन? मेटल। जो मेटल है, मेटल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या है? जो मेटल है न्यूक्लियस के अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, प्रोटॉन बैठा हुआ है।
ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, जैसे जैसे मान लो यहाँ पे लिगेंड है, यहाँ से जा रहा है खींच रहा है, यहाँ पे आके खींच रहा है, यहाँ पे आके खींच रहा है, लेकिन लिगेंड जब इसके एकदम मेटल के पास आ जाएगा ना, अब क्या करेगा, ये रिपल्सन फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेटल है, इनके अंदर न्यूक्लियस भी है और सेल भी है। भाई कोई भी एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, बाहर क्या होता है, सेल होता है, और सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस पे प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे जैसे लिगेंड पास आ गया ना, अब ये निगेटिव चार्ज खुद को क्या करने लगेगा, रिपल्सन लगाने लगेगा। ठीक है, जब रिपल्सन लगाएगा तो इनका जो वैकेंट ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल होता है, वो ऐसा होता है कि 5 ऑर्बिटल बिल्कुल इक्वल एनर्जी पे हैं। ठीक है, 5 ऑर्बिटल बिल्कुल इक्वल एनर्जी पे ऐसे बैठे होते, 1 2 3 4 5। लेकिन जैसे मेटल और लिगेंड के बीच क्या होगा, रिपल्सन फील होगा, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इतनी से इतनी एनर्जी हो गई। हम इसको फिर से बनाते। सपोज ये 5 ऑर्बिटल डी का बिल्कुल सेम लेवल पे था, पांचों ऑर्बिटल का एक ये लेवल है, मान लो एक जमीन है, जमीन से सारे ये इक्वल लेवल पे हैं। ठीक है, अब जैसे लिगैंड अप्रोच किया तो लिगैंड का निगेटिव चार्ज और मेटल के सेल का निगेटिव चार्ज जब पास पास आए, इनमें रिपल्सन होना स्टार्ट किया। वही रिपल्सन क्या करेगा कि डी ऑर्बिटल में एनर्जी क्रिएट कर देगा, और जैसे एनर्जी क्रिएट करेगा तो इनकी एनर्जी बढ़ गई। और जब इनकी एनर्जी बढ़ गई तो ये अपर लेवल में चले गए। ठीक है, अब ये ग्राउंड स्टेट था, ये अपर स्टेट आ गया। और जैसे अपर स्टेट में गए ये, तो ये दो पार्ट में टूट जाएंगे, दो पार्ट में ये क्या करेंगे, स्प्लिट कर जाएंगे। एक को बोलेंगे हम T2G और एक को बोलेंगे हम EG। ठीक है, एक को बोलेंगे EG और एक को बोलेंगे T2G। ठीक, अब ये बताओ डी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से डी ऑर्बिटल होते हैं? डी ऑर्बिटल पांचों जो हैं उनका नाम बताओ आप। सर एक होता है D(x-y), याद नहीं आ रहा। हाँ सर, एक होता है एक D(x-y) और D(y), सब याद नहीं आ रहा है, एक Z2 होता है लास्ट में। XY, YZ, ZX, X² - Y² और DZ², ये 5 टाइप के क्या होते, डी ऑर्बिटल होते होते यस सर। 5 टाइप के डी ऑर्बिटल होते। तो इन पांचों टाइप का जो डी ऑर्बिटल होता है ना, ये अलग अलग स्टे वो एक्सिस पर प्रेजेंट होते। ठीक है, अलग अलग एक्सिस पे प्रेजेंट होते। ये जो दो ऑर्बिटल हैं वो बिटवीन द एक्सिस हैं, सॉरी अलोंग द एक्सिस हैं, और ये बिटवीन द एक्सिस हैं। ठीक है, अलोंग द एक्सिस और बिटवीन द एक्सिस। जब इनकी एनर्जी बढ़ती है तो ये क्या करता है, दो पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा आएगा, DZ² आएगा, और DX² - Y² आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, DXY, DYZ और DZX। यानी कि डी ऑर्बिटल कितने पार्ट में टूट रहा है, दो पार्ट में टूट रहा है। ठीक है, और दो पार्ट में क्यों टूट रहा है, इनका भी जवाब हम आपको देंगे। ठीक है, कि DZ² अलोंग द एक्सिस होता है, ये बिटवीन द एक्सिस होता है। अच्छा एक चीज बताओ, कि मान लो ये ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल है, ये XY है, ये YZ है, ये ZX है। तो ये DXY हो गया, ये DYZ हो गया, ये DZX हो गया। ये जो इनके लोब हैं, जो डी ऑर्बिटल के पॉजिटिव पॉजिटिव लोब हैं, और ये निगेटिव निगेटिव लोब है, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। ये जो लोब है, इन एक्सिस के बीचों बीच हैं कि एक्सिस पर हैं, ये एक्सिस के बीचों बीच हैं। ठीक है ना, यस सर। ठीक है, ऐसा इसमें भी बीचों बीच में, इसका भी बीचों बीच में, यानी हम इसे बोलेंगे बिटवीन द एक्सिस। जो XY YZ और DZX में जो लोब हैं वो क्या है, बिटवीन द
एक्सिस है। ठीक, ओके। नेक्स्ट हम बनाते, दो ऑर्बिटल हमारे बचे हुए हैं, एक ये है और एक ये है। ये dz स्क्वायर है और ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये देखो एक्सिस पर ही हो गया, इसका जो लोब है ये कहाँ पे है, एक्सिस पर है, इसका जो लोब है वो कहाँ पे है, एक्सिस पर है। ठीक है ना। तो अब हम अब हम नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर बनता है तो लिगैंड कहाँ कहाँ जुड़ा होता है, एक्सिस पर होता है कि अलोंग बिटवीन द एक्सिस होता है। सर एक्सिस के बीच में। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट बनाए हम, एक कोऑर्डिनेट बनाए। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो ना। यस सर। हाँ, तो कोऑर्डिनेट आप जान लियो, एक्स वाई और जेड होता है ना, एक्स वाई जेड। यस तो सर। ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये वाई है, तो ये माइनस वाई है, जेड है माइनस जेड है। ठीक है, तो ये हो गया एक्स वाई और जेड हो गया। अब देखो, ठीक यही तो ये है, जैसे एक कॉपी है और कॉपी के ऊपर एक पेन है, इसके नीचे एक पेन है, वैसे तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना हुआ है। यानी इसको हम क्या, यही वाला एक्सिस तो है, जेड है, ये माइनस जेड हो गया। ये कौन सा है, ये वाई अगर है तो ये माइनस वाई हो गया, और ये कौन सा है, अगर ये एक्स है तो ये माइनस एक्स हो गया। तो तीनों, ये क्या हो गया, तीनों जो है, तीनों किस जो एक्स वाई जो लिगैंड है, ये छह लिगैंड है टोटल, वो सब कहाँ है, एक्सिस पर है कि बिटवीन द एक्सिस है, सर एक्सिस पर। एक्सिस पर हैं। और जब एक्सिस पर लिगैंड आके जुड़े हैं तो यानी कि जो डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये बताओ, जब लिगैंड आए होंगे, जो मेटल के डी ऑर्बिटल पहले किससे टकराए होंगे, डी एक्स वाई जेड वाले से, बिटवीन द एक्सिस वाले से, कि अलोंग द एक्सिस वाले से टकराए होंगे, किससे टकराए होंगे, सर अलोंग द एक्सिस से। अलोंग द एक्सिस। और अलोंग द एक्सिस कौन कौन से ऑर्बिटल होते, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। डीजेड स्क्वायर। तो ये बताओ, जिससे टकराएगा उसी की तो एनर्जी बढ़ेगी ऊपर, यस क्योंकि जिससे सर। टकराएगा वहीं तो रिपल्सन ज्यादा होगा ना, लिगैंड और मेटल के डी ऑर्बिटल में वही तो ज्यादा रिपल्सन क्रिएट होगा। यस सर। तो जब रिपल्सन वहीं पे ज्यादा क्रिएट होगा तो डी ऑर्बिटल जो टूटेगा, तो जो एक्सिस पर हैं ये डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई यानी इस लेवल से, और तीन की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डी एक्स वाई जेड और डी जेड एक्स, तीन की एनर्जी। ये समझ में आया कि एनर्जी इसकी क्यों बढ़ गई, ऊपर चला गया, ये कम क्यों चला गया, ये समझ में आया। यस सर। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो रटना नहीं पड़ेगा, और रटना नहीं पड़ेगा तो एकदम बना बना के जितना। एग्जामिनर क्या करता है, जो कॉपी चेक करता है ना, वो सिंपल सा ये देखता है कि ये आपका सही है कि नहीं। ऐसे बनाना होगा एग्जाम में, ऐसे आप बनाओगी 5 ऑर्बिटल, और फिर यहाँ पे एनर्जी बढ़ा दोगी इसकी, फिर यहाँ पे दो पार्ट में इसको तोड़ दो। ये नीचे गया 0.4 से, ये ऊपर गया 0.6 से। ठीक है, एक मिनट। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। जब लिगैंड आया, अप्रोच किया इस पे, तो इसकी एनर्जी बढ़ गई इन पांचों की, और पांचों की एनर्जी जैसे बढ़ी, ये दो पार्ट में टूट गए। एक को हम बोलेंगे क्या, T2G नीचे वाले को, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, EG बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, T2G बोलेंगे। T2G क्यों बोल रहे हैं, T फॉर ट्रिपली, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, ट्रिपली। और EG कब बोलेंगे, जब ये डबली डिजनरेट होगा।
इसको डबली मतलब 1 और 2 डबली डिजनरेट और ट्रिपली डिजनरेट, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑर्बिटल है इसका, ये डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी एक्स वाई है, ये क्या है डी वाई जेड है, ये क्या है डी जेड एक्स है, ये क्या है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये क्या है डी जेड स्क्वायर है। देखो यहाँ पे जैसे एक हम लेवल की बात करते हैं, जब हम कोई लेवल की बात करते हैं ना, तो ये जैसे मान लो एक सीट रखा गया है, ठीक है, जमीन का लेवल है, यहाँ पे जमीन का लेवल क्या है सेम है, ठीक है ना। और कभी कभी क्लास में जाओ ऐसे लेवल बनता है ऐसे, ठीक है। तो ये ग्राउंड लेवल, ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल, लेकिन यहाँ पे क्या है सारा लेवल सेम है, यहाँ पे क्या है सारा लेवल सेम है, लेकिन ये 3 लेवल नीचे है, ये 2 लेवल ऊपर है। अब इनको हम डी जनरेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि 2 लेवल ऊपर हो गया, 3 लेवल नीचे हो गया, तो यहां से यहां तक हम बोलेंगे नॉन डी जनरेट, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे डी जेनरेट बोलेंगे, ठीक है। इसको भी बोलेंगे डी जनरेट, लेकिन इसको हम इन दोनों को जब देखेंगे ना तो नॉन डिजनरेट बोलेंगे। इन तीनों को जब देखेंगे ना तो तीनों की एनर्जी सेम है, एनर्जी सेम है तीनों की, तो इसको बोलेंगे हम डिजनरेट। लेकिन इन दोनों को देखेंगे तो बोलेंगे हम क्या नॉन डिजनरेट, ठीक है। अब इनके बीच का जो ये कितने से नीचे गया है, तो ये पॉइंट माइनस का पॉइंट 4 से नीचे गया है, माइनस का पॉइंट 4, और ये कितने से ऊपर गया है प्लस का पॉइंट 6 से ऊपर गया है। इतनी बातें मेरी समझ में आई कि नहीं, ये बताओ। आया है सर समझ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी और भी आज की रिकॉर्डिंग हुई, जिसकी छूटी रहेगी क्लास, वो आज की रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है सर। कट करते हैं।